तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। आज हमारी गुरु सत्ता की सूक्ष्म उपस्थिति में सूर्य का दिन, रविवार का दिन, और हमारे बीच में विराजमान हमारी शोभाताई फडणवीस, जो कि गढ़चिरौली क्षेत्र से ही विधायिका रही हैं और मंत्री रही हैं और बहुत प्रखर उन्होंने अपना वक्तव्य हिंदी में दिया। डॉक्टर रानी बंग, जिनका कि मैं एक संयोग है कि इन्होंने जिस साल एमडी किया है उसी साल मैंने भी एमडी किया है। इन्होंने एमडी गायनी किया है, मैंने एमडी मेडिसिन किया है, तो लगभग मेरी उम्र के बराबर, पर इन्होंने अपनी इस उम्र तक आते आते बहुत सारे कीर्तिमान अपने हाथ में ले लिए। मैंने आध्यात्मिक क्षेत्र में लिए हैं, आपने चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में लिए हैं। भगवान करे आपकी आध्यात्मिक प्रगति भी हो चुकी निश्चित रूप से, क्योंकि बिना उस प्रगति के कोई भी चिकित्सक इतना बड़ा स्तर का काम नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपको पूरी तरह से मंगल कामनाएं देता हूं कि आपका जीवन यशस्वी हो, भविष्य उज्ज्वल हो। और आप चूँकि गांधीवादी परिवार से रही हैं, वहाँ से आप आई हैं, तो आपने जो जीवन चुना है उस जीवन में सादगी के साथ रहते हुए जन जन को नारी जागरण का शंखनाद करने की आप अपने हाथ में बागडोर लें। और गायत्री परिवार की नारी जागरण की बागडोर भी आप अपने हाथ में ले लें तो हमें बहुत बड़ा अच्छा लगेगा। बहुत बहुत मंगल कर दीजिए। हमारे बीच में बैठी हैं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स-वीसी, अमरावती विश्वविद्यालय, और श्री गिरीश गांधी जी बैठे हैं, हमारे फोरम के एक संरक्षक, और सभी बैठे हुए यहाँ साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी फोरम के भी हमारे सदस्य, और देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं। आपने एक चीज़ नोट की होगी, मैं हमेशा जब भी बोलता हूँ सबसे पहले देवी स्वरूपा बहनों बोलता हूँ, फिर देवतुल्य भाइयों बोलता हूँ। ये क्यों बोलता हूँ मैं ऐसा? मैं भाइयों का नाम पहले क्यों नहीं लेता? मैं तो भाई हूँ, भाइयों का नाम होने के नाते मुझे भाइयों को पहले बोलना चाहिए। भाई खुश होते हैं। भाई, अगर भाइयों की भी सभा हो पूरी की पूरी और बहनें 4-5 भी बैठी हों तो भी मैं बहनों का नाम पहले लेता हूँ। बहन के प्रति, माँ के प्रति ये सम्मान हमारी भारतीय संस्कृति का सम्मान है। भारतीय संस्कृति हमारी ये सिखाती है सबसे पहले माँ आती है। इसीलिए हमारे यहाँ भगवान राधे श्याम, है ना, राधे श्याम, सीताराम, सबसे पहले देवी स्वरूप माता का, उसके बाद पिता का स्वरूप। पर न जाने क्यों जब दैनंदिन जीवन की बात आती है तो हम पुरुष बन जाते हैं और पुरुषवादी मानसिकता से ग्रसित हो जाते हैं। नारी जागरण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है, और ये नारी जागरण जो है ये जितना जल्दी हो उतना ज़रूरी है। क्योंकि वास्तव में एक बात आपको बताना चाहता हूँ, तथ्य बताना चाहता हूँ, डॉक्टर बंग जानना चाहेंगे कि नारी का पतन, शोषण पिछले 600-700 सालों से चला आ रहा है। हमारे मुग़ल सम्राटों के हरम में और राजाओं के, राजपूत राजाओं के हरम में, महलों में जितनी भी स्त्रियां होती थीं उनसे ज़्यादा स्त्रियां चुरा के लाई हुई, डाका मार करके लाई हुई। जिसके हरम में जितनी ज़्यादा होती थी वो उतना यशस्वी राजा माना जाता था। आप कल्पना कीजिए कि पर्यावरण का शोषण किया, खूब पेड़ भी उखाड़े, सब कुछ किया, और उसके बाद फिर नारी को भी उठा करके ले आए वहाँ से। यानी स्त्री जो है वो एक प्रकार से प्रकृति की एक स्वरूप है, और प्रकृति का स्वरूप होने के प्रकृति को भी उजाड़ो, किलों को भी उखाड़ो, सामने वाले राजा पे शासन करो, और उसके बाद उनके यहाँ से जितनी मिले महिलाएं वो हमारी संपदा है। उस संपदा को जब कमोडिटी माने जाने लगा नारी को, तो कमोडिटी मानने के बाद फिर उसके बाद उसका शोषण किया जाने लगा। और ये हमारे यहाँ तब से चला आ रहा है। आज भी ये परंपरा है मित्रों, कि मुस्लिम समाज में तो है ही, आप जानते हैं कि वहाँ तो बहुत ज़्यादा आप पत्नी रख सकते हैं, बहुपत्नी प्रथा। पर हमारे कई शासकों ने बहुपत्नी प्रथा को जन्म दिया, हिंदू शासकों ने भी। और इसकी वजह से एक शब्द आया जिसको
हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, फ्रिजॉफ कापरा, उन्होंने एक बुक लिखी है द वेब ऑफ लाइफ। उसमें उन्होंने इको फेमिनिज्म को जन्म दिया। इको फेमिनिज्म, इकोलॉजी एंड फेमिनिज्म दोनों मिलकर के एक साथ होते हैं। यानी इकोलॉजी का शोषण और फेमिनिज्म यानी मातृत्व का शोषण, ये दोनों साथ साथ चलते हैं और इसकी वजह से हमारे सृष्टि का संतुलन बिगड़ा है। अगर आप देखें, जैसा ताई ने खुद बताया, डॉक्टर साहब ने खुद बताया कि 1000 के पीछे पढ़े लिखे क्षेत्रों में, आप कल्पना कीजिए मैं जहाँ रहता हूँ उस वाले क्षेत्र में, महाराष्ट्र में तो थोड़ा संतुलन ठीक भी हुआ है अभी, परंतु ठीक हुआ है थोड़ा बहुत। हमारे यहाँ 750, 1000 के पीछे 750 वीमेन चंडीगढ़ में पढ़ा लिखा अच्छा खासा एजुकेटेड मानस वहाँ का, उसके बाद भी अगर वहाँ ये शोषण है। हरियाणा में 800 से नीचे, पश्चिमी वेस्टर्न यूपी में 500 से 800 से नीचे। अगर इतने होंगे तो आप ये समझिए क्या होगा, आने वाले दिनों में शोषण होगा और ज़्यादा। एक लड़का होगा और एक लड़के के पीछे 3 लड़कियां होंगी, ऐसा समझ में आता है। ये किस लिए हो रहा है? ये कल्पेबल जो ह्यूमन फीटिसाइड हो रहा है, जो फीमेल फीटिसाइड हो रहा है, उसकी वजह से। और इसकी ये एक ऐसा इतना बड़ा क्राइम है जिस बड़े क्राइम की तुलना में कोई बड़ा क्राइम नहीं माना जाना चाहिए। मैं समझता हूँ इसका एकमात्र सज़ा, आज तक मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर होने के अलावा एक अवेयर जर्नलिस्ट भी हूँ, मैं मैगज़ीन भी लिखता हूँ, लेख भी लिखता हूँ, किताबें भी बहुत पढ़ता हूँ। आज तक किसी डॉक्टर को अगर कैद हुई हो, सज़ा मिली हो तो बता दीजिए किसी को सज़ा मिली है। चर्चा तो खूब होते हैं, पेपर में खूब होते हैं, पर अल्ट्रासाउंड करते समय उसने बताया और उसने उसको फीमेल फीटिसाइड किया, ऐसे किसी डॉक्टर को अगर फांसी की सज़ा हुई हो तो बताइए। अगर आप आज सब लोग हाँ करेंगे तो फांसी की सज़ा की मांग हम लोग करेंगे कि अगर आज से एक भी आदमी ऐसा करता है तो फांसी की सज़ा करने की। डॉक्टर हैं कोई बात नहीं, पर आपने सबसे बड़ा अपराध किया है, सबसे बड़ा अपराध किया है। ये जो मित्रों एक ड्रेस्टिक लेवल की कल्पना मेरे दिमाग में आती है, वो उनके खिलाफ भी आती है जो शोषण कर रहे हैं ना। जो आप देख लीजिए 16 दिसंबर का जो घटनाक्रम था, उसमें एक लड़की के साथ शोषण ही नहीं किया गया, उसको मार डाला गया पूरी तरह से। यानी ताई ने बिल्कुल ठीक कहा कि नशे में भी थे, उसके अलावा नशा जो है बहुत वो कर देता है, आदमी का होश खो देता है। पर वो बहाना नहीं है, वो मेंटलिटी जो सबसे ख़राब है, उस मेंटलिटी को कोसना चाहिए। उस मेंटलिटी को कोस करके पूरे देश में एक वातावरण बनाया जाना चाहिए कि जस्टिस लेने में 7 महीने क्यों लग गए, 8 महीने क्यों लग गए। और अभी तो वो वकील बैठा हुआ है जो कहता है कि मैं तो उसको जिंदा जला देता इसी लड़की को। वो अभी तो ऐसे लोग भी बैठे हैं जिस वकील के खिलाफ कोई पनिशमेंट नहीं कर सकते। मैंने एक पिटीशन फाइल की है और पिटीशन फाइल करके मैंने सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स को चुनौती दी है कि आप में हिम्मत हो तो इस एडवोकेट को भी फांसी लगाने की बात करो जिस एडवोकेट ने इनका केस लड़ा है। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आप अपराध पर कंट्रोल नहीं कर सकते। आदमी निश्चय होता चला जा रहा है। हमारे आपने भी कहा, शोभा ताई ने भी कहा कि ये जो हुआ अभी ऐसा सारक प्रकरण और बढ़ता चला जा रहा है। मतलब जितने फीमेल फीटिसाइड की बात तो एक तरफ रख दीजिए, बलात्कार के केस कितने बढ़ते चले जा रहे हैं। नारी को जहाँ माँ माना जाता था, नारी को मातृशक्ति माना जाता था, अभी 8-10 दिन बाद, 15-20 दिन बाद नवरात्रि आने वाली है। सब लोग नवरात्रि में पूजा करेंगे, जप करेंगे। नवरात्रि के 9 दिन, नवरात्रि के वो 9 दिन, गुप्त नवरात्रि के 9 दिन मान लीजिए, 27 दिन माँ है। बलात्कार रेट 0 हो जाएगी अगर आप 10 को या 20 को या 100 को 150 को 1000 को फांसी पे चढ़ा दीजिए, आप देख लीजिए बिल्कुल हो जाएगी। किसी की हिम्मत नहीं होगी। नारी के प्रति मातृत्व का भाव पैदा करना है तो इतनी बड़ी क्रांति करनी पड़ेगी। तो ये नारी जागरण एक बहुत बड़ी आवश्यकता है आज की पावर पॉइंट में। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, ऑन होने में टाइम लग रहा है। नारी जागरण मेरे गुरुदेव का सबसे प्रिय विषय था। यहाँ तक कि जब वो नारी के दहेज में बहुओं के जलने की बातें आती थी और ये सब आती थी, उसको पढ़ते थे तो ऐसा गला रुंझ जाता था जैसे माँ रो रही हो। माँ की तरह से उनका हृदय था। माता जी तो थी ही मातृशक्ति के प्रतीक। परम पूज्य गुरुदेव ने नारी जागरण के क्षेत्र में इतना बड़ा काम किया है कि उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात लिखी है अपनी किताब महिला जागरण अभियान। उसकी मराठी वर्जन जो है मैं चाहूँगा बिडवई साहब आप सबको ऊपर जो डायस पे बैठे हैं उन सबको दीजिएगा। महिला जागृति अभियान।
जो गुरुदेव की किताब है 16 क्रांति धर्म 20 क्रांति धर्मी पुस्तक किताब में 16वां नंबर का है वॉल्यूम। वो किताब छोटी सी 32 पेजेस की है, तो अगर आप उसको पढ़ेंगी तो उसमें पता चलेगा गुरुदेव ने लिखा है सारे पुरुषों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको 21वीं सदी में नारी जागरण को एक भगवान की नौकरी समझकर कर लेना चाहिए और इसका यश अर्जित करना चाहिए। भगवान की दी हुई नौकरी समझकर नारी जागरण पुरुषों को करना चाहिए। सबसे पहले अपने घर से शुरू करो, अपनी पत्नी को सम्मान देना चालू करो, अपनी पत्नी को सम्मान देने के साथ साथ अपने बच्चों को सम्मान देना चालू करो। लड़की लड़का लड़की एक मानो, लड़का लड़की अलग अलग, ये क्या चक्कर है? बस यही सबसे बड़ी समस्या है हमारे देश की कि हम अपने मूलभूत समस्या को नहीं समझ पाते कि हम प्रकृति के पुजारी हैं। हमारे यहाँ प्रकृति की पूजा होती है, हमारे यहाँ मातृशक्ति की पूजा होती है। अगर दुर्गा सप्तशती पढ़ी जाती है तो दुर्गा शक्ति के खिलाफ क्यों कोई संघर्ष करता है? दुर्गा शक्ति के खिलाफ कोई क्यों इतना अत्याचार करता है? दुर्गा सप्तशती पढ़ने वाले के दिमाग में कभी दुर्गा नहीं आती कि दो ही दुर्गा आकर के मेरे को पूरी तरह से आमूलचूल नष्ट कर देगी? ये सारे रक्त बीज समाज में फैले पड़े हैं और रक्त बीजों की वजह से ही सारा ये समाज गड़बड़ा गया है। तो हमारे मौन रहने की वजह से भी गड़बड़ाया है। बहुत सारी बातें नारी सौंदर्य के बारे में भी कही रानी बहन ने, और वो जो उन्होंने कही सौंदर्य की बात, वास्तव में ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि हम किसी चीज़ से सुंदर हो सकते हैं या किसी चीज़ से गोरे हो सकते हैं। मैं अपना उदाहरण देता हूँ आपको। मुझे एक बीमारी हो गई पिछले 1.5-2 साल के अंदर, लाइकेन प्लेनस पिगमेंटोसा। ये मेरा चेहरा ऐसा नहीं है जैसा पहले था। लोग मुझसे कहते हैं डॉक्टर साहब आप तो बहुत गोरे थे, क्या हो गया आपको? उनका तुमको किससे मतलब है बताओ? मेरी वाणी से मतलब है, मेरे आशीर्वाद से मतलब है, मेरे ज्ञान से मतलब है कि तुम्हारा मेरे रंग से ज़्यादा मतलब है। मैं कई बार परेशान भी हो जाता हूँ कि ये लोग जो है एक ही चीज़ देखते थे, क्या मेरी पर्सनैलिटी देखते थे, मेरा शरीर देखते थे। मैं 63 साल का हूँ, 63 ईयर्स का हूँ और कंटिन्यूस लगा हुआ हूँ काम में। जब से ये रोग हुआ है मैं घर में नहीं बैठा, मैं कंटिन्यूस काम ही कर रहा हूँ। परंतु ये रोग होगा, ठीक हो जाएगा, समय के हिसाब से अपने आप ठीक हो जाएगा। इसका एक समय लगता है। नहीं वो आपने वो क्रीम ट्राई की, वो आपने क्रीम ट्राई की, वो आपने क्रीम ट्राई की। मुझे भी सुझाव देने लगे लड़कियों की तरह से। मैं क्या करूं? मैं समय को लगता है कि सबके सब जो है ना एक तरह से वो हैं बुद्धिहीन लोग हैं, बुद्धिहीन मानस, इनको समझ में नहीं आता। तो मैंने फिर एक कागज़ में लिख के रखा है, आई एम सफरिंग फ्रॉम लाइकेन प्लेनस पिगमेंटोसा। बस कोई बहुत ज़्यादा बात करता है तो मैं रख देता हूँ सामने कि ये मेरे सामने लाइकेन प्लेनस पिगमेंटोसा। अब पढ़ो जा करके, जाओ गूगल करो और किताब में पढ़ो पता चले ये रंग से क्या होता है। हमारे देश में जो हमारे देश का जो पर्यावरण है, क्लाइमेटिक जो स्थिति परिस्थितियाँ हैं, आप थोड़ा साउथ में चले जाएँ, तेलुगु भाषी क्षेत्र में चले जाएँ, तमिल भाषी क्षेत्र में जाएँ, वहाँ तो जो अच्छा आप ही मान करके चलिए भगवान श्री कृष्ण कौन से रंग के थे आप बताइए? भगवान श्री कृष्ण कौन से रंग के थे बताइए? श्याम थे, श्याम रंग था उनका। भगवान श्री कृष्ण श्याम रंग के थे और सारी गोरी गोपिकाएं उनके पीछे भागती थी। क्यों भागती थी? जितनी राधा से लेके सब, ये रंग की बात नहीं है। ये जो हमारे अच्छा आज क्या हो गया, रंग भी एक चक्कर हो गया है और कट्स और फीचर्स भी हो गए हैं। वो कट जो है ना उसका अच्छा है इसलिए उस लड़की को चुनना है, उसी लड़की को चुनना है। अब बस वो उस लड़की को चुनने के लिए लड़का जो है वो शर्त लगाता है, माता पिता में आपस में क्लेश होता है, बच्चे में क्लेश होता है, पूरी आप जनरेशन गैप पे सब समझते नहीं हैं। तो तू क्या उसके बाद सम्मान करेगा उसका, या उसके रंग रूप का सम्मान करेगा? रोज़ आरती उतारेगा उसकी कि ये खूबसूरती तेरी बनी रहे, आजीवन बनी रहे, जन्म भर बनी रहे। एक राजा था, उस राजा का अपनी पत्नी के प्रति इतनी आसक्ति थी बहुत ज़्यादा, आप उसके नाम को पहचान जाएंगे जब मेरी कहानी खत्म होगी। तो वो राजा जो था उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं जाने का मन नहीं करता युद्ध में। क्यों? तुम्हारी याद आती है मेरे, युद्ध क्षेत्र लड़ा जा रहा है, पूरे के पूरे सैनिक वहाँ लड़ रहे हैं और आप वो काम नहीं कर रहे हो जो काम आपको करना है। आपको युद्ध में जाना है, मैं तिलक कर चुकी हूँ, फिर से एक बार तिलक करती हूँ। तिलक करके रवाना कर दिया, अब आप जाइए। थोड़ी दूर गया, 1-2-3 किलोमीटर गया, पर अपनी सेना को आगे रवाना कर दिया, फिर वापस आ गया कि रानी मैं तुझे छोड़ के नहीं जा सकता, तू बहुत सुंदर है, तू ऐसी बनी रहना, तू ऐसे रहना। अरे उसने रानी ने बहुत झक मार करके उसने कहा तुम बाहर बैठो, मैं भी आती हूँ, तैयार होके आती हूँ। रानी ने, हाड़ा रानी नाम था, कोटा के पास की बूंदी की रानी थी। उसने अपना सिर काटा, सिर काट के थाली में रख दिया, अपने नौकरानी को दिया कि जाके पति को दे देना, वो कहना लड़ मरे जाके, अगर वो अच्छा ही वास्तव में योद्धा है लड़ मरे जा करके। और वो सिर गया, सिर को देखते ही बस उसने कहा कि जो अपने शरीर का दान कर सकती है अपने देश के लिए, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं करूँगा।
वो उसने फिर वो भी लड़ा, उसने देश को हारने से बचा लिया, अपने राज्य को। ये जो मैं कह रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ मित्रों कि आज रूप सौंदर्य की परिभाषा गुणों से नहीं हो रही, आज केवल भारी चीज से हो रही है, बहिरंग। और जहाँ बहिरंग का सम्मान होता है वहाँ सभ्यता का सम्मान होता है। सभ्यता, शिक्षा, विज्ञान ये एक साथ चलते हैं, और संस्कृति, विद्या और अध्यात्म ये एक साथ चलते हैं। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। एक विज्ञान है, एक अध्यात्म है, और हमें इन दोनों को मिलाना है। हमें वैज्ञानिक सोच रखनी है और आध्यात्मिक चिंतन रखते हुए नारी जागरण की समस्या के बारे में चर्चा करनी है। मैं दिखाना चाहता हूँ कुछ स्लाइड्स आपको, थोड़ी देर आ रहा है, इधर नहीं आ रहा। नारी जागरण के क्षेत्र में गुरुदेव ने सबसे बड़ा काम जो किया वो ये किया कि माता जी को अपना सारा काम सौंपा उन्होंने। सबसे पहली जो प्रमुख मैं समझता हूँ, तो आ जाए। सबसे पहली काम उन्होंने किया, पहला काम जो किया वो ये कि लीड घर से ली उन्होंने। घर से लीड लेने के कारण क्या हुआ कि वंदनीय माता जी ने नेतृत्व हाथ में लिया, और 1959, 60, 61 में तीन साल के लिए जब परम पूज्य गुरुदेव वहाँ पर गए हिमालय, तो वंदनीय माता जी को संपादक बना के गए अखंड ज्योति पत्रिका का। उस पत्रिका का उस समय सर्कुलेशन था 40,000। लोगों ने कहा माता जी संभालेंगी और गुरुदेव चले जाएंगे तो कैसे काम चलेगा, कैसे काम चलेगा। पत्रिका की संख्या और बढ़ती चली गई, वंदनीय माता जी ने बड़ा संभाली, उसके और बढ़ती चली गई। और उसके बाद फिर जब गुरुदेव हिमालय से लौट के आए, फिर हिमालय गए 1971-72 में, तब वंदनीय माता जी को छोड़ के गए थे अकेले शांति कुंज संभालने के लिए हरिद्वार का। और वहीं से ये मिशन खड़ा हुआ है नारी जागृति अभियान। वंदनीय माता जी ने अपने हाथ में लिया और नारी जागृति अभियान को खड़ा करके उन्होंने सारी की सारी परिस्थितियाँ ऐसी अनुकूल कर दी कि देखते देखते आज बदलाव दिखाई पड़ता है। देवियों को, नारियों को प्रशिक्षित किया गया, देव कन्या बनाया गया, और देव कन्या बना करके उनके माध्यम से मैं समझता हूँ कि आज इतने घरों में उजाला फैला है। उन देव कन्याओं ने जाके घर घर में, एक देव कन्या वहाँ हमारे क्षेत्र की यहाँ पर भी है, आपके नागपुर में भी उसकी शादी हुई है, नागपुर की रहने वाली थी वो यहाँ की है। देखते देखते परिवर्तन आया है। और अब हमारे शांति कुंज के कार्यकर्ताओं में जहाँ कहीं ऑल ओवर दी वर्ल्ड अगर हम देखें तो आधा क्षेत्र, या ये कह सकते हैं कि 70% कार्यकर्ता हमारी बहनें हैं, 40-30% कार्यकर्ता हमारे भाई हैं, 70% कार्यकर्ता। मैं विदेश भी जाता हूँ, मैं जब विदेश जाता हूँ तो विदेश में भी देखता हूँ कि सारा कार्य बहनें करें। कलश यात्रा बहन पहले करेगी। अगर कलश यात्रा में बहन नहीं होगी, वहाँ कोई भाई चला जाएगा, नहीं भाई नहीं जा सकता है। भाई क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि भाई के अंदर वो शक्ति नहीं है कि शक्ति, देवताओं की शक्ति को धारण कर सकें। सारे देवी देवता एक साथ आएंगे, उस आदमी का सिर फूट जाएगा। हाँ, उसमें ताकत नहीं है, उसमें संभाल नहीं सकता वो। कहने को तो बहुत ज़्यादा बाहुबली बनता है, पर वो ये शक्ति नहीं है उसके अंदर, आत्मशक्ति नहीं है, संवेदना की शक्ति नहीं है, प्रकृति माता की शक्ति नहीं है। इसी कारण वो गड़बड़ा है। तो मित्रों, ये जो परम पूज्य गुरुदेव का अभियान है, नारी जागरण अभियान, इसके पीछे एक ही लॉजिक था कि हम सब मिलजुल करके उस शक्ति को आगे बढ़ाएं जिस शक्ति के पीछे सारा का सारा संसार चल रहा है। 5 चीज़ें हैं नारी से रिलेटेड। सबसे पहले नारी शिक्षा, साक्षरता। नारी को साक्षर बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। आज क्या हो गया है कि बच्ची पढ़ ली, पहली दूसरी तीसरी तो ही बहुत है, पर पहली दूसरी भी नहीं पढ़ने देते, पहली दूसरी तीसरी भी नहीं पढ़ने देते। क्या करते हैं कि क्या करेगी ज़्यादा पढ़कर, उसके बाद फिर वो कई लड़कियां मेरे पास आती हैं, मिलता हूँ, बैठता हूँ, मैं और जी हम दोनों मिलते हैं, बैठते हैं, तो आती हैं और अच्छे मतलब शहरों से, बड़े अच्छे शहरों से, 10th के बाद पढ़ना ही नहीं, 12वीं के बाद पढ़ना ही नहीं। मोस्ट ऑफ द ड्रॉपबैक्स फ्रॉम द कॉलेजेस इज इन 10th और 12th। आपने सुना होगा, पेपर में पढ़ा होगा, 10th में और 12th में पछाड़ा, लड़कियों ने लड़कों को पछाड़ा रिजल्ट में। पर पछाड़ा तो किस में पछाड़ा? आप देखिए कि रिजल्ट में पछाड़ा, पर उसके बाद उनको कोई चांसेस नहीं मिले। हायर एजुकेशन में 3 से लेके 5% रेशो है, प्रोपोर्शन है, अभी तक नहीं बढ़ पाया। ये बढ़ना चाहिए। ये जब बढ़ेगा तभी हम कह सकेंगे 30% को संरक्षण मिलना चाहिए, 30% को आरक्षण मिलना चाहिए। तो ये जो पढ़ाई के क्षेत्र में भी आगे नहीं आने देते। साक्षरता, एक शिक्षा एक सबसे बड़ी चीज़ है जो ज़रूरत है। शिक्षा के बाद जो दूसरी चीज़ है नारी के लिए, वो है जरूरत स्वावलंबन, अपने पैरों पे खड़ा होना। नारी जब स्वावलंबी होगी, अपने पैरों पे खड़ी होगी, तो उसको विभिन्न प्रकार के गृह उद्योग, कुटीर उद्योग का संचालन करना आएगा। मैं समझता हूँ कि नारी बहुत बड़े बड़े काम कर सकती है। और
पति ने अगर ठुकरा भी दिया तो पति को वो ठुकरा के जाए और स्वावलंबन ले, अपना काम संभाले, और देखिए कितने बड़े महत्वपूर्ण काम को संभाल सकती है। वो ज़माना गया जब गृह लक्ष्मी बनी थी और पति के साथ रहती थी और पति के बिना नहीं रह सकती थी। आज अगर काम करना है तो काम करने के लिए ढेर सारी महिलाओं के मेरे पास उदाहरण हैं जिन्होंने ढेर सारे काम अच्छे अच्छे किए और अच्छे अच्छे उद्योग खड़े किए। बड़े बड़े उद्योगों के वो उद्योगपति बनी और उद्योगपति बन करके आज देखिए चंद्रा कोचर और इंदिरा नूई, ये जितनी भी बड़ी बड़ी जो उद्योगपति हैं बहनें हैं, ये सारी की सारी मिल करके CII से लेके ICICI बैंक से लेकर और जितने भी बड़े बड़े संगठन हैं उन सबका संचालन कर रही हैं। तो ये कहाँ से आई हैं? ये भी तो हमारे बीच में से आई हैं। कोशिश करना चाहिए मित्रों कि हम उनको स्वावलंबी बनाएं, अपने पैरों पे खड़ा करें। उनको स्वावलंबी बनाने के लिए शिक्षा के उच्चतम स्तर पर पहुंचाना पड़ेगा और स्वावलंबन के विभिन्न गृह उद्योग विकसित करना पड़ेंगे। गृह उद्योग हम अगर डेवलप करेंगे तो उसके लिए विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट चलाने पड़ेंगे। गौ आधारित स्वावलंबन, कृषि आधारित स्वावलंबन, विभिन्न प्रकार के ग्राम आधारित स्वावलंबन, और तो इसके माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी अच्छी मजबूत बनेगी और बहनें जितनी अच्छी तरह संभाल सकती हैं। मैनेजमेंट कैपेबिलिटी के बारे में एक सर्वे किया गया कि मैनेजरल कैपेबिलिटी किन की अच्छी होती है। तो आप शादी ब्याह में देखते हैं कि व्यवस्था कौन अच्छी बनाता है? पिताजी बनाते हैं कि माताजी बनाती हैं? पतिदेव बनाते हैं कि पत्नी बनाती है? पतिदेव नहीं बनाते, पत्नी बनाती है। अगर वो न हो घर में तो न तो वो शुरू के रस्में हों, न शुरू के कल्चरल प्रोसेसेस हों, तो कुछ भी हो। मैनेजमेंट इज़ सुप्रीम। बहनें और माताएं ये समस्त कस्टम्स को, समस्त कल्चर्स की परंपराओं को सुरक्षित रखती हुई चली आ रही हैं और ये बहुत बड़ी बात है। स्वावलंबन, सुरक्षा, दो चीज़। तीसरा मित्रों स्वास्थ्य। ये जो सबसे बड़ा जो आज का जो हमारा विषय भी है शायद कि स्वास्थ्य, नारी स्वावलंबन, नारी एम्पावरमेंट, नारी स्वास्थ्य। नारी का स्वास्थ्य जो है वो गड़बड़ा गया है और वो गड़बड़ाने का कारण जो है बहुत कुछ पुरुष का अत्याचार है, पुरुष का उसके प्रति दुर्व्यवहार है। पर मैं हर बात के लिए पुरुष को गाली दूंगा तो यहाँ बैठे पुरुष मुझे गाली देंगे मैं बाहर जाने के बाद कि डॉक्टर साहब ने आज बहनों को पूरी तरह से फुल वोट दे दिए और हमको नहीं दिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसके पीछे पूरा समाज जिम्मेदार है, हम सब जिम्मेदार हैं। उपेक्षा हम लोगों ने भी की है, प्लस उसके अलावा बहुत सारी लैक ऑफ इन्फॉर्मेशंस हमारे यहाँ है पोषण के मामले में और अन्य चीज़ों के बारे में। और दूसरी बात जो कंपटीशन है वो भी बड़ी ख़राब है। जो एक गला काट प्रतिस्पर्धा, कट थ्रोट कंपटीशन जिसको बोलते हैं, जो हो रही है इस समय, सबसे बड़ी ये हो रही है कि हम कितना सुंदर दिखें। उसके लिए इंडियन आइडल्स, छोटे छोटे से बच्चे, छोटे 4 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची कुछ भी नहीं जानती बेचारी, उस 3-4 साल की बच्ची को खड़ा कर दिया, नाचने के लिए खड़ा कर दिया, मंच पे जाएगी, स्टेज पे जाएगी, उसके बाद वहाँ से टीवी के मंच पे लाना, टीवी के स्टेज से ला के फिर उसको दुनिया भर के ऊंचे से ऊंचे कार्यक्रमों में ले जाने की कोशिश करना। ये क्या है? ये हम बिगाड़ रहे हैं। हम परिवार संस्था का काम है कि हम लोग अपने चीज़ को सही रखने की कोशिश करें। इसके बाद चौथी चीज़ जो है मित्रों, स्वास्थ्य के बाद, स्वास्थ्य के लिए पोषक आहार देने की व्यवस्था और प्रसव के पहले, प्रसव के बाद, पहले सबसे पहले ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम उसको ध्यान दें। और चौथी जो चीज़ है मित्रों, चौथी जो चीज़ है वो है नारी शक्ति की संवेदना। उसकी संवेदना को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। संवेदना मूलक है नारी, नारी संवेदना की शक्ति है। नारी जी ने रड़ने की बात कही थी, रोने की बात कही थी कि आंसू बहने लगते हैं, जहाँ जहाँ आंसू बहते। वास्तव में क्या है कि सबसे पहले अगर घर में कोई प्रभावित होता है किसी भी घटनाक्रम से, तो नारी प्रभावित होती है, पत्नी या माता या बहन ये प्रभावित होती है। बाकी पुरुष के तो आंखों में आंसू देर से निकलते हैं क्योंकि पुरुष एग्रेसिव है, एक्सट्रोवर्टेड है, नारी इंट्रोवर्टेड है और एग्रेसिव नहीं है, वो एक्सेप्ट करने वाली है, ग्रहण करता है। इसीलिए भगवान उसको ग्रहण करने के लिए बच्चा देता है। वो न पृथ्वी के प्रतीक है, धरित्री है, धारिणी है, इसलिए अपने गर्भ में धारण करती है। वो सारे दुखों को, कष्टों को धारण करने की स्थिति में है, पर संवेदनशील है। उसकी संवेदना का सम्मान किया जाना चाहिए। नारी संवेदना जन जन के बीच में ये एक विषय बनना चाहिए कि नारी संवेदना को इंटैक्ट बनाए रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं। और जो लास्ट है मित्रों, नारी सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। दिस हैज़ टू बी डन by at the state level, at the government level and at the social level. जितने सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनमें कितने ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो नारी स्वावलंबन के बारे में बहुत खुल करके काम करते हैं। मित्रों, हमें 2013 में चल रहे हैं हम लोग, 2000 सेकंड डिकेड आ गया, अभी भी ऐसी स्थिति छाई हुई है कि नारी को अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है।
आपने नहीं सुना 2016 के कांड के बाद कितनी बहनें, कितनी बच्चियां, कितनी लड़कियां, कितनी कॉलेजेस की लड़कियां, कितनी स्कूल की लड़कियों ने बिल्कुल वो वाटर कैनन से निकलने वाली ठंडे पानी की धार को, आप जनवरी की ठंड को नहीं जानते, दिल्ली की ठंड जनवरी में कितनी भयंकर पड़ती है, उस धार को सहा है अपने ऊपर, पुलिस वालों ने लाठी चलाई है उनके ऊपर, और उनका अपराध केवल एक ही था कि 16 दिसंबर के अपराधियों को पकड़ने की बात करनी थी। वो कह रहे थे उनको फांसी दो, उनको फांसी दो, उनको फांसी दो, ये उनका इतना अपराध था मात्र। परंतु नारी ने सहन किया, नारी ने सहन किया, और वो मूवमेंट न जाने कहाँ से खड़ा हो गया, उसका कोई नेता नहीं था, आज तक भी कोई नज़र नहीं आता कोई नेता, पर ये आम जनता के बीच में से जब आक्रोश खड़ा होता है तो वो मूवमेंट बन जाता है, आंदोलन बन जाता है। मैं जो स्लाइड दिखा रहा हूँ आपको, वंदनीय माता जी ने साधना की अखंड दीपक के सामने, और उस साधना के साथ साथ अपने साथ लड़कियों को तैयार किया। आज वही लड़कियाँ 200-250 लड़कियाँ मिशन की मूल शक्ति का आधार हैं, जो जगह जगह पहुँची और अभी भी आती हैं छत्तीसगढ़ और छोटा नागपुर बेल्ट से, और ये जो आपका लगा हुआ गढ़चिरौली वाला बेल्ट, इस बेल्ट से हमारे यहाँ लड़कियाँ आती हैं, आदिवासी लड़कियाँ आती हैं। ये निरक्षर होती हैं, बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा होता है। जी उनको ज्ञान देती हैं, जी उनको अक्षर ज्ञान देती हैं, आगे पढ़ाती हैं, 8वीं तक 10वीं तक पढ़ाती हैं, जो जितने दिन रह सके लड़की। परित्यक्ता आती हैं। कई तो आदमी अपनी पत्नी को ऐसे ही छोड़ देते हैं, दूसरी शादी कर लेते हैं, वहाँ कोई नियम कानून वगैरह चलता नहीं है। तो ऐसे में वहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि उनको अधिकार मिले। तो ऐसे सब बच्चियों को ऊपर वो भोजन बनाती हैं, भोजन बड़ा स्वादिष्ट बनाती हैं। सारा शांतिकुंज का भोजन 5,000 से लेकर 10,000 व्यक्ति निःशुल्क भोजन करते हैं शांतिकुंज में। उन भोजन को बनाने का काम ये हमारी आदिवासी बहनें करती हैं। लोग कहते हैं आपने कितनों के धर्म बिगाड़े, हमने न जाने कितनों के धर्म बिगाड़ दिए। जो ब्राह्मण समझते थे अपने आप को, उनको सबको हमने आदिवासी कन्या, अछूत कन्याओं के भोजन करा, हाथों से भोजन करा करके हमने उनको सबको भोजन कराया है। हम भी भोजन करते हैं, हमारी सेवा करती हैं, निरंतर हमारे साथ सेवा में रहती हैं। और बाकी पूरी की पूरी जितने भी काम शांतिकुंज के, जितने भी भोजन से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, वो सब वही करती हैं। अन्नपूर्णा है नारी, नारी को अन्नपूर्णा मानना चाहिए, अछूत नहीं मानना चाहिए। उसको कहीं शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट से नहीं जोड़ना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी सेवा गायत्री परिवार के माध्यम से हुई है और ये हम लोगों ने की है। ये वंदनीय माता जी ने आज से 19 साल पहले शरीर छोड़ा। 3 दिन पहले ही हमने उनकी महाप्रयाण तिथि मनाई है, और उनके जाने के बाद जीजी ने इस काम को संभाला, मेरी पत्नी ने, और शैल जी नाम से आप उनको जानते हैं, वही इस काम को संभाल रही हैं। नारी जागरण आंदोलन के 5 आधार हैं। इस आंदोलन को, नारी जागरण आंदोलन को वही देख रही हैं, वही प्रशिक्षित कर रही हैं। उन्होंने अपने मार्गदर्शन में ढेर सारी महिलाओं को डेवलप किया है, और वो महिलाओं की टोलियाँ निकलती हैं 5-5, 6-6 की, और पूरे देश में जाती हैं, जगह जगह जाती हैं, बड़े पूरे उत्साह के साथ जाती हैं, उतना ही बढ़िया ढंग से बोलती हैं जितने बढ़िया ढंग से भाई लोग बोलते हैं। मानव समाज में न्याय को जीवंत रखने के लिए नारी जागरण आंदोलन के 5 आधार। परिवारों में शालीनता, सुसंस्कारिता उत्पन्न करने। आप लोग जब कहाँ से आए हैं बताइए? आप माँ नहीं होती तो आप कहाँ से आते? आपकी माँ थी इसलिए आप पैदा हुए हैं। उस माँ ने आपको शालीनता दी, संस्कार दिए, सुसंस्कारिता दी, और आज रविवार के दिन आप यहाँ इतनी इसमें बैठे हुए हैं, इसमें सुनने के लिए कंटिन्यूस देर तक बैठे हुए हैं। तो क्यों बैठे हैं? क्योंकि आपको, आपके अंदर वो संस्कार भरा आपकी माँ ने। सबसे पहली देवता, सबसे पहला हमारा आचार्य मातृ देवो भव, दूसरा हमारे पितृ देवो भव, तीसरे हैं हमारे आचार्य देवो भव। ये 3 आचार्य हैं हमारे, पर सबसे पहला आचार्य माँ है। और मुझे विनोबा की नाम बात याद आती है कि विनोबा कहते थे अपनी माँ से कि माँ तुम मुझे सूखी रोटी देती है, और वो सामने वाला लड़का जो है, जो बिना माँ का है, उसको तो घी की चुपड़ी रोटी देती है। तो माँ कहती थी बेटा थोड़ा सा घी तो बचता है, उससे मैं चाहती हूँ कि वो खाए जिसने कभी इसका सुख न लिया हो। तू तो मेरा अपना बेटा है, तू तो बिना उसके भी खा लेगा। विनोबा ने इस बात को ध्यान रखा। विनोबा अपनी माँ का इतना सम्मान करते थे मित्रों कि विनोबा की अपनी माँ की साड़ी अपने सिर पर रखकर ध्यान किया करते थे, एकदम ध्यान लग जाता था। तो एक दिन गांधी जी ने कहा, अरे तुम्हें आसक्ति हो गई माँ की साड़ी से, अगर कभी साड़ी कहीं खो गई है, साड़ी इधर उधर हो गई, तो तुम्हें ध्यान ही नहीं लगेगा तुम्हारा। ये तुम्हें क्या किया? भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में कि आसक्ति नहीं रखनी चाहिए किसी चीज़ से। तो उन्होंने उसी दिन निकले, वो साबरमती में उन्होंने उसको साड़ी को विसर्जित कर दिया और कहा माँ तू मुझे क्षमा करना, तू मुझे हमेशा याद आती रहेगी, क्योंकि तूने ही मुझे विनोबा बनाया। विनोबा बनाने वाली और कोई नहीं, मेरी माँ है। और उसने कहा संन्यस्तम मया संन्यस्तम मया संन्यस्तम मया, विनोबा ने कहा। उसके बाद पार कर लिया। उसके बाद उन्होंने साबरमती फिर क्रॉस नहीं की, फिर सीधे आकर के वर्धा आ गए और यहाँ आके सेवाग्राम में आकर के उन्होंने काम किया। तो मित्रों ये जो कहने की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि आपको पता चले कि माँ हमारे लिए कितनी पूजनीय है। मातृशक्ति को शालीनता, सुसंस्कारिता और समुन्नत भावी पीढ़ी को गढ़ने का दायित्व सौंपा गया। तो ये जो जितने भी लड़के हैं जो
18-19 साल के 20 साल के लड़के पकड़े गए, फांसी की सजा हो गई। उनकी माएँ कह रही है, देखो उनकी माएँ कह रही हैं मेरा लड़का ऐसा नहीं कर सकता, उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हुई है, ये कौन सिखा रहा है, कौन को सिखा रहा है। और माएँ कह रही है कि नहीं इनको छोड़ दो। उन माओं को कहना चाहिए अगर इसने अपराध किया है तो सबसे पहले इसको फांसी चढ़ाओ, सबसे पहले इसको फांसी चढ़ाओ। माँ जब तक शालीनता की, सुसंस्कारिता के संस्कार नहीं देगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। सुल्तान डाकू था हमारे बिजनौर ज़िले में, गंगा के किनारे एक क्षेत्र है वहाँ पर, और सुल्तान डाकू जो था वो उससे अंतिम इच्छा पूछी गई तो कल फांसी चढ़ा दी जाएगी। उसने बहुत अत्याचार किया था। एक डैम हुआ करता था जो आपने इसका नाम भी सुना हो, कालागढ़ डैम, जहाँ पर इसका जिम कॉर्बेट के नाम पे पार्क है, जिम कॉर्बेट का लायंस पार्क, वहाँ से लेकर दिल्ली तक वो चक्कर लगाता था और न जाने कितने लोगों को लूटता था। जब उसको पकड़ लिया, उसको किले में बंद किया तो उससे पूछा गया तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। उसने कहा मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मैं अपनी माँ से मिलने दिया जाए मुझे। माँ जो आई मिलने को, तो माँ को उसने बोला और पास में आ, वो पास में इतने दिन बाद आई है तू मुझे देखने में, कल फांसी होने वाली है तो आ जा पास में। जैसे ही माँ आई पास में, उसने उसके दोनों कान के कुंडल में हाथ डाले और खींच दिए जोर जोर से, उसके कानों से ब्लड आने लगा। बोले क्यों, ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। पुलिस वाले ने छुड़ाया उसको। उन्होंने कहा माँ तूने जब मैंने पहली चोरी की थी तब तूने रोका क्यों नहीं मुझे, अगर तूने पहली चोरी की थी तब रोक लिया होता तो ये भी लड़का कहीं अच्छा काम कर रहा होता, सुल्तान डाकू नहीं बनता। सुल्तान डाकू बनने के लिए तूने मुझे मोटिवेट किया, तूने मुझे बोला। माँ ही अच्छा बना सकती है और माँ ही बुरा बना सकती है, माँ के हाथ में है। तो माँ को शालीनता, सुसंस्कारता, भावी पीढ़ी को गढ़ने का दायित्व है। सर्वतोमुखी आर्थिक प्रगति का पथ भी अगर किसी देश का प्रशस्त होता है, इजराइल का प्रशस्त हुआ है, आप देख लीजिए, रशिया का प्रशस्त हो रहा है, चाइना का प्रशस्त हुआ है, ये नारी शक्ति के माध्यम से। भारत में भी यदि कोई ये नारी शक्ति कोई करेगी शक्ति, तो नारी शक्ति कर सकती है। आर्थिक प्रगति का बहुत कुछ मूलभूत आधार ये बना सकती हैं। अगर आपको देखना है तो आप राजस्थान जाइए, बीकानेर और पूरा बेल्ट जो है, जैसलमेर वाला पूरा बेल्ट पापड़ बेल्ट कहलाता है, पापड़ बड़ी बेल्ट। वहाँ सारा सामान मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब मैं वहाँ बीकानेर में युवा सम्मेलन करने गया, वहाँ वो सबके घरों में छोड़ देते हैं सुबह, और दिन भर वो लोग काम करती हैं, पापड़ बेलती हैं। जिसने 500 बेले उसको उतने पैसे, जिसने 1000 बेले उसको ज़्यादा पैसे। और ये सारे पापड़ पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व भर में जाते हैं, सारे विश्व के सभी राष्ट्रों में। और मित्रों, उनके यहाँ जो बहनें हैं वो सारा का सारा रोजगार उसी से कमा रही हैं। मित्रों, उनके अपने पति जितना नहीं कमाते उतना वो कमा लेती हैं 30 दिन के अंदर। एक दिन में जितना कमाती हैं 30 से मल्टीप्लाई करिए कितना मिलता होगा पैसा उनको। ये हर घर की कहानी है। प्रॉस्पेरिटी, अपने लड़के को पढ़ाया, लड़के को पढ़ा के ऊंचा बढ़ाया, ये अपने उस पुरुषार्थ के माध्यम से दिन भर मेहनत करने का मादा रखती हैं। बच्चे को खड़ा भी करना, पति को भोजन भी देना है, ये सब करने का। मैंने अपने यहाँ करघा घर चालू किया, जो हथकरघा होता है वो चालू किया मैंने। खादी ग्रामोद्योग के साथ मिलकर के हम दोनों ने मिलकर के एक पैक्ट किया और 4 स्थानों पे लगाए। मैंने अपने यहाँ भी करीब 150 करघे लगाए हैं अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर ही। ग्राम प्रबंधन का कोर्स चालू किया है, ग्राम कैसे रूरल डेवलपमेंट को कैसे करते हैं। और ये जो चरखे हैं इनमें अच्छी बढ़िया खादी जैसे कपड़े, बिल्कुल सिंपल कॉटन के कपड़े और कुर्ते के कपड़े, धोती, साड़ी, शॉल, अच्छी बढ़िया शॉल ये निकल के जब आती हैं, इन बहनों को सबको टोटल मित्रों कुल मिला के 10 से लेकर 12,000 इनकम प्रति महीने की होती है। 600 बहनें प्रति माह लाभान्वित होती हैं वहाँ पर। आप कल्पना कीजिए, आप इसको चालू कर दीजिए, जगह जगह चालू कर दीजिए। और क्यों आप कपड़ा बाहर का खरीदेंगे, क्यों आप कपड़ा मिल कर खरीदेंगे, क्यों आप कपड़ा ये वाला पहनिए ना, सिंपल सा जो मैंने पहन रखा है, जो आप पहन सकते हैं इसको, सिंपल सा खादी का कपड़ा। तो ये मित्रों एक क्रांति है स्वावलंबन की जो कि हो सकती है। पदार्थवाद एवं बुद्धिवाद के समानांतर संवेदनाओं का संतुलन बनाना। आज हमारी लड़ाई सबसे ज़्यादा बहुराष्ट्रीयकरण से है, मॉल कल्चर से है, मल्टीप्लेक्स कल्चर से है। और बुद्धिवाद और पदार्थवाद से लड़ना है यदि हमको, तो हमें मातृगत संवेदनाओं का विस्तार करना पड़ेगा और एकता, समता, ममता, शुचिता पर आधारित समाज खड़ा करने की हमको बात सोचनी पड़ेगी। हम नारी जागरण का कार्यक्षेत्र की जब बात आती है तो घर घर में आधा जनसमूह शोषित और आधा शोषक। इससे उत्पन्न समस्याओं को हल करने के लिए अनेक प्रकार के प्रचारात्मक, रचनात्मक, सुधारात्मक प्रयत्न उतने ही बड़े स्तर पर करना पड़ेंगे जितने बड़े पैमाने पर ये विभीषिका है। ये जो विभीषिका अश्लीलता की विभीषिका है, और जितनी ज़्यादा विभीषिका विभिन्न प्रकार से गंदगी की फैल गई है समाज में, रेप की और इसके लिए उतने ही बड़े स्तर पर एक बड़ा व्यापक आंदोलन हमको चालू करना पड़ेगा। इस संदर्भ में सबसे बड़ा कार्य और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य नारी के प्रति हो रहे अन्याय, अत्याचार के प्रति आक्रोश उत्पन्न करिए, जन जागृति पैदा करिए, आक्रोश उत्पन्न करिए और उसे सुधारने के लिए आकुलता उत्पन्न करना है। व्याकुलता अंदर से, हमारे अंदर ये पैनापन उभरे कि हमको इसको कुछ करके दिखाना है।
प्रबल आकांक्षा ही प्रगति का रास्ता बनाती है। जनमानस एक अद्भुत महादैत्य है, मेरे गुरुदेव की भाषा है। वो जिधर भी मुड़ता है उधर ही रास्ता साफ होता चला जाता है। एक बार नारी जागरण का दैत्य चल पड़ा मित्रों, तो आप देखिए कि सारे के सारे ऐसे लोग साफ होते चले जाएंगे और देखते देखते माहौल पूरे देश का बदलता चला जाएगा। देखते देखते आंदोलन एक गति पकड़ेगा आग की तरह से पूरे देश में। संसार की समस्त क्रांतियाँ उमकते हुए जनमानस द्वारा ही संभव हुई हैं। बीजारोपण किसी ने भी किया हो, परिवर्तन तो लोक प्रवाह की समझ शक्ति ने किया, हमेशा जब भी परिवर्तन किया है। नारी शिक्षा पर हमें 30-35 वर्ष पूर्व गुरुदेव ने 24 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तावित किया था। नारी शिक्षा पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। गृह उद्योगों के प्रशिक्षण जो मैं बता चुका हूँ आपको, संगठन के तंत्र जगह जगह आरंभ करना चाहिए। कई प्रकार के बन सकते हैं, प्रोसेसिंग, फ्रूट्स की प्रोसेसिंग, शहद, हनी बी कीपिंग, और इसके अलावा जड़ी बूटी प्रोसेसिंग। इसके अलावा आप अपने मोहल्ले में एक स्मृति उपवन लगा लीजिए, किसी के भी नाम पे, संत टुकड़ू जी के नाम पे लगा लीजिए, विनोबा के नाम पे लगा लीजिए, महापुरुषों के नाम पे। और अगर आप मेहनत कर रहे हैं स्वयं अकेले अपने लेवल पे, अपने घर के किसी बड़े बुजुर्ग जो आपके नहीं रहे अब, उनके नाम पे चालू करिए। और 100 बाय 100 की फील्ड में, 100 बाय 100 स्क्वायर फीट की फील्ड में स्मृति उपवन बनाइए। स्मृति उपवन में ग्रह नक्षत्रों के आधार पर, विभिन्न प्रकार की चीज़ों के आधार पर वाटिका बनती है और उसमें एक्यूप्रेशर पाथवे बनता है। मैं उसको दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। सरकारी अर्ध सरकारी संस्थाओं में महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ सके, इसके लिए जहाँ संभावना हो वहाँ चुनाव के लिए खड़ा किया जाए। संभव हो तो महिला प्रतिनिधियों, मैं आपकी बात कह रहा हूँ कि जब तक हम अपनी ओर से नहीं चुनेंगे तब तक सरकार ने रिजर्वेशन कर दिया, सरकार के रिजर्वेशन के बावजूद भी नहीं आए कोई बहनें आगे, तो क्या करना, हमें बहनों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। संभव हो तो महिला प्रतिनिधियों की संख्या का नियत अनुपात विभिन्न संस्थाओं में रखने का प्रयत्न किया जाए। एक ज्वलंत मुद्दा फीमेल फिटिसाइड, जिसके बारे में ताई बोल चुकी हैं, फिर भी मैं बताता हूँ कि 50 मिलियन फीमेल्स आर मिसिंग फ्रॉम आवर कंट्री ड्यू टू फीमेल फिटिसाइड इन लास्ट 20 years. This is data from the World Health Organization. The United Nations says an estimated 2,000 unborn girls are illegally aborted every day in India. Illegally. Legal abortion छोड़ दी, illegal abortion इतना है. In most countries in the world there are approximately 105 female births for every 100 males. 100 बच्चे लड़के पैदा होते हैं, 105 जो हैं वो लड़कियां पैदा होती हैं, पर उनको मार दिया जाता है उनमें से 25-30 को। इसलिए ये रेशो 100 बनाम 80, 100 बनाम 70 इस पे आ गया है। The disrespect towards women began in late medieval period with incidents of dowry deaths and sati. With advance of science, easy and safe abortion techniques gave rise to the modern day monster female feticide program. मित्रों, ये आधुनिकता का अभिशाप है, ये विज्ञान का अभिशाप है। यहाँ पर अल्ट्रासाउंड मशीनें आ गई, हमारे पास ये आ गया, हथियार आ गया कि हम तुरंत पता लगा लें हमें लड़का चाहिए, लड़का चाहिए। अभी ताई ने मुल्गा की बात जो कही ना, मुल्गा चाहिए, मुल्गा आकर के गला दबाएगा, बड़ा होकर के मुल्गी जो है वही पालेगी तुमको तुम देखते रह जाओगे, वही ध्यान रखेगी, वही सब कुछ करेगी। न जाने क्यों लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ लड़का ही सब कुछ करता है। अब मैंने ईयर वाइज सेक्स रेशो दिया है, ये रेशो ऑन एन एवरेज है 970, परंतु अब एवरेज बहुत कम हो गया है 2013 आते आते। टू रेज अवेयरनेस अमंग कम्युनिटीज़, सिविल सोसाइटीज़, मीडिया, अपने को कैच करना पड़ेगा मीडिया को। जगह जगह प्रदर्शन निकालिए, जगह जगह आप रैली निकालिए और जगह जगह रैली निकाल के बताइए लोगों को, मीडिया को, हमको कवर करिए ना और दिखाइए आपके पास हिम्मत हो तो कि हम इसके खिलाफ बोल रहे हैं। लीगल ग्रुप खड़े करिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और रिलीजियस ग्रुप्स, धार्मिक संगठनों के माध्यम से भी बात कही जा सकती है और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के माध्यम से भी। वाई इज द गर्ल चाइल्ड अनवांटेड? एक छोटा सा रीजन दे रहा हूँ मैं। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, लो स्टेटस ऑफ वुमेन, डॉरी सिस्टम, दहेज का सिस्टम, हैवी एक्सपेंस इन मैरिज इवन आफ्टर द मैरिज, शादी के बाद भी बहुत सारा खर्चा, सन इन लॉ में डिमांड शेयर इन प्रॉपर्टी, बर्थ ऑफ ए सन अपॉर्चुनिटी फॉर अपवर्ड मोबिलिटी, बर्थ ऑफ ए डॉटर डाउनवर्ड इकोनॉमिक मोबिलिटी। मतलब ये मोबिलिटी जो है इकोनॉमी की, उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक प्यारा सा पत्र है एक बच्ची का, एक काल्पनिक लिखा है, रीड दिस लेटर मम्मा आई विल फॉरगिव यू। इस लेटर को मम्मी तुम पढ़ना, मैं आपको माफ़ कर दूंगी। प्लेस क्या है? माँ का गर्भ, उसमें रह रही है। 15वां दिन, माई लाइफ इन माई मदर्स वूम इज स्टार्टेड। 15वां दिन मेरा कहानी स्टार्ट होता है जीवन। 6 to 10 वीक्स में ग्रो हो रही हूँ, मैं बढ़ रही हूँ ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट। 15 वीक पे जो अंकल आए थे उन्होंने सोनोग्राफी की थी, उन्होंने मम्मी को ये बताया कि मैं 100% बेबी गर्ल हूँ। उन्होंने बता दिया है ना, सीताराम सीताराम मतलब लड़की हुई है, लड़की आने वाली है, और राधे श्याम मतलब लड़की होने वाली है, और
जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, मतलब बताने के तरीके भी बदल गए। कितने श्रूड होते हैं, और श्रूड लोग ये होते हैं कि भगवान का नाम लाते हैं बीच में। थैंक्स अ लॉट हेवन मम्मा, बिफोर कमिटिंग एनी sin I was sent to heaven, thanks a lot. In heaven only 2 questions were troubling me. Mama, they pressurized you to kill me, or you yourself? Who pressurized you to kill me? Your husband, my father, would be father, या मेरे नाना नानी या मेरे दादा दादी? Were not you and Dr. Aunty who killed me, both girls? Then why? I'm curious and waiting for your answers. Mama, in heaven, हे माता जी, मैं स्वर्ग में बैठी हुई यहाँ पे केस कर रही हूँ, फाइल आपके अगेंस्ट। गॉड हिमसेल्फ हैज़ गिवन द जजमेंट अपने केस, भगवान ने स्वयं फैसला किया है मेरे फेवर में, एंड ऑर्डर्ड कि तुम और डॉक्टर आंटी या डॉक्टर अंकल जो भी हों जिन्होंने सोनोग्राफी की थी, उनको पनिशमेंट दिया जाए, विल बी सेंट टू हेल आफ्टर डेथ, आपको नरक भेजा जाए, आपको मरने के बाद नरक भेजा जाए। भगवान ने जजमेंट दिया है। सॉरी मम्मा, प्लीज़ फॉरगिव मी। वो लिखती है बाद में कि माँ मुझे माफ़ करना, मैं अपना केस वापस ले लूँगी कि अगर आप अभी भी एक बात कह देंगे अपने मुंह से, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू माई डियर डॉटर, आई लव। इट्स सच ए टचिंग स्टोरी की पढ़ने के बाद लगता है कि बिकॉज हम प्यार करते हैं माँ से, इसके बावजूद भी हम उसको मार देते हैं, मातृशक्ति को अंदर अपने। अब थोड़ा सा मैं इसको स्किप कर जाता हूँ, क्योंकि आप बोल चुकी हैं बहुत कुछ इसके बारे में। आप किसी को जीवन नहीं दे सकते तो फिर आपको किसी का जीवन लेने के अधिकार है? महात्मा गांधी, उंगली पकड़ के तेरी चलने तो दे माँ, मुझे तो इस जग में आने तो दे माँ। ये हमारे विचार क्रांति अभियान के हमारे स्टिकर्स हैं। पुत्र या पुत्री एक समान, समझदार माँ बाप यही पहचान की, यही पहचान। स्त्री भ्रूण हत्या है एक महापाप, सामाजिक जीवन बनेगा अभिशाप। लड़की को गर्भ में मार देने का किसी को क्या है अधिकार? ये हमने अवेयरनेस पैदा की है, लाखों स्टिकर्स इसके घर घर पहुँचाए हैं, जगह जगह लगाए। मुझे माँ के गर्भ में ही क्यों मार रहे हो? केवल इसीलिए कि मैं लड़की हूँ। लिंग परीक्षण कराने करने वाले दोनों को 3 साल की जेल और 10,000 जुर्माना हो सकता है। ये हमने स्टिकर लगा के सारे के सारे अल्ट्रासाउंड करने वाले और डॉक्टर्स के घर के, क्लिनिक के बाहर, घर के बाहर सब जगह लगा दिए। वो तो लीगली तो है ही, परंतु अवेयरनेस पैदा होनी चाहिए। बेटा हमारा बेटा शादी करे तब तक, बेटी हमारी बेटी हम जिए तब तक। देखो आप इस बात को समझने की कोशिश करना। बेटा हमारा बेटा शादी करे तब तक, शादी के बाद वो चला जाएगा, उसके साथ घूमेगा फिरेगा, आपसे कहेगा मम्मी टाटा, बस उसके बाद कुछ नहीं कर। और बेटी हमारी बेटी और हम जिए जब तक वो हमारे साथ चलेगी और हमारा साथ देगी। बहुत खूब आभार माँ तेरा, मुझे गर्भ में ही मारकर छीन लिया जीने का मूलभूत अधिकार मेरा। बहुत खूब आभार पिताजी आपका, मेरा पिंड बंधने से पहले ही मेरा पिंडदान आपने कर दिया। ये स्टिकर्स हैं, अवेलेबल हैं शांतिकुंज से, आप ले सकते हैं। स्त्री भ्रूण हत्या के कारण बेटियों की संख्या कम हो रही है। अब तो माँ का गर्भ भी सुरक्षित नहीं रहा। नारी जागरण हेतु प्रस्तावित सुझाव, कुछ जो नारी सशक्तिकरण के लिए कुछ सुझाव हैं। अनीति की कमाई का महिलाएं विरोध करें। अब आप लोगों के लिए मैं कुछ काम दे रहा हूँ। अनीति की कमाई का विरोध करें, अपने परिवार को समझाएं कि नीति का धन ही फलता फूलता है, कम खर्च में गुजारा करने के लिए आप तैयार हैं। आप बोलिए कि कम खर्च में भी रहा जा सकता है। आज अन्न की बर्बादी रोकने के लिए विशेष रूप से ध्यान रखें, आपके हाथ में है। आप भोजन बनाती हैं या भोजन बनवाती हैं तो आप ध्यान रख सकती हैं, न तो अनावश्यक पकाया जाए, न तो आग्रहपूर्वक परोसा जाए। हमारे गुजरात में, मैं गुजरात का नहीं हूँ, पर गुजरात में भोजन परोसते हैं तो बहुत खूब फरमाइश करते हैं, अति सरस भोजन छे, बहुत सरस भोजन है और खूब स्वादिष्ट भोजन है, आप खाइए खाइए, तो एक्स्ट्रा रख देते हैं। मिस्टर आपको नहीं मालूम है 30 to 40% ऑफ द फूड इज़ वेस्टेड इन आवर कंट्री। जो हम खाते हैं उसमें से हम फेंक देते हैं। उस फूड से उन लोगों की भूख पूरी की जा सकती थी जिनको भूखा मरना पड़ता है। चले जाइए वहाँ के उड़ीसा के बेल्ट में, वहाँ जाके मिलेगा आपको कि इतना बड़ा बेल्ट है जहाँ खाना नहीं मिलता। आपको खाना खाते समय आपको इतनी अकल नहीं कि कितना लेना चाहिए खाना खाने के लिए, आपको इतनी समझ नहीं आती कितना खाना चाहिए आपको। जितना खाना उतना लीजिए, उससे ज़्यादा क्यों लेते हैं? और आप परोसे ही मत। विशाल परिवार, लार्जर फैमिली, इस तरह के प्रयोग जगह जगह किए जाएँ। हम लार्जर फैमिली के प्रयोग करें और बच्चों को रियर अप करने की व्यवस्था में करें। बेकार महिलाओं को इससे आजीविका मिलेगी, साथ ही सुयोग्य प्रतिभाओं को अधिक महत्वपूर्ण काम करने की सुविधा मिलेगी। नारी शिक्षा में स्वास्थ्य संरक्षण, सुधरे हुए रसोई घर जहाँ धुआं न हो, टूट फूट की मरम्मत, पारिवारिक शिष्टाचार का सद्व्यवहार, परिवार में पनपती दुष्प्रवृत्तियों की सतर्कता, अनुचित से संघर्ष, घर को कला केंद्र बनाने की प्रवीणता, दाम्पत्य जीवन की सरसता, इन रीतियों के कुचक से होने वाली क्षति से आत्मरक्षा, ये सारा का सारा सिखाया जाए। ऐसा कुछ एक नारी शिक्षा का क्रम बनना चाहिए। एक्टिविटीज़ ऑफ गायत्री परिवार में कुछ दिखा रहा हूँ आपको। जगह जगह बैनर्स लगाते हैं, बैनर्स की प्रदर्शनियाँ बनाती हैं, जगह जगह आप देख रहे हैं कि ये स्थान स्थान पर इनके प्रयोग होते हैं।
स्वावलंबन आंदोलन में कई तरह के स्टिकर्स बनाने से लेकर फोटो लेमिनेशन का प्रशिक्षण। ये जो बहनें हैं ये सब बोर्ड ये बैनर लेके निकली हैं, अगर रोकनी है बर्बादी बंद करो खर्चीली शादी, हम सुधरेंगे एक सुधरेगा, हम बदलेंगे एक बदलेगा। कैंपेन अगेंस्ट इनडिसेंट एक्सपोजर, जो अश्लीलता का प्रदर्शन है उसके खिलाफ कैंपेन। प्रौढ़ पाठशाला, ये जो नारी जागरण, ये जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम हम लोगों ने नारी पौरोहित्य का दिया है। हम लोगों ने नारी को मंच पर बिठा करके नारी से मंच संचालन कराया है। और जैसे अभी बहन जी भी, हमारी कुलकर्णी बहन जी, डॉक्टर शैलजा देश पांडे, शी वॉज डूइंग द एंकरिंग एंड वेरी वंडरफुली शी वॉज डूइंग द एंकरिंग। इसी तरह से हमारे जितने कार्यक्रम होते हैं उसमें एंकरिंग भी बहनें करती हैं, और हमारे कार्यक्रमों के अंदर हम अपने कार्यक्रमों की भी एंकरिंग उनसे कराते हैं। और महिला पुरोहित हमने खड़े किए हैं, ये सारे सारे संस्कार करा सकती हैं, विवाह कराती हैं, और इवन श्राद्ध तर्पण और सभी कार्यक्रम कराती हैं पूरे। ये गुरुदेव का साहित्य नारी जागरण के बारे में। ये हमारे पैटर्न फाउंडर हैं गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, वंदनीय माता जी। गुरुदेव ने 1990 में समाधि ली, वंदनीय माता जी 94 में समाधि ली। उसके बाद चल रहा है काम, भगवान का काम है, शक्ति का काम है, तो शक्ति काम को कोई रोक नहीं सकता। मैं खूब मंगल कामना व्यक्त करता हूँ आप सबके लिए। भगवान करे हमारा नारी जागरण आंदोलन सफल हो। सविनय धन्यवाद आपका श्रद्धेय डॉक्टर साहब प्रबोधन के लिए। हर एक व्यक्ति ने अच्छी व्यक्ति बनने का प्रयास करना, यही आज के आयोजन का संदेश मैं मानती हूँ। और इसे अगर 2 पंक्तियों में रखना है तो नर और नारी के लिए मैं बताती हूँ कि लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना ठीक नहीं। लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना ठीक नहीं। बिछा सको तो फूल बिछाओ, शूल बिछाना ठीक नहीं। मैं आप सबको नम्र निवेदन और प्रणाम करके विदा लेती हूँ। तत्पूर्व डॉक्टर पुष्पा हजारे जी को यहाँ आमंत्रित करती हूँ आभार प्रदर्शन के लिए। धन्यवाद। इस उत्कृष्ट आयोजन के समापन के पूर्व हम सम्मान करना चाहेंगे कुछ विशिष्ट प्रतिभाओं का, जिन्होंने इस मंच को गरिमा प्रदान की एवं जो अपने जीवन में सदा ही राष्ट्र की उन्नति के लिए और जनहित में कार्य करने के लिए संकल्पबद्ध है। ऐसी उत्कृष्ट विचार शक्ति जिनके व्यक्तित्व में समाई हुई है, उनका अभिनंदन होना हमारे लिए गौरव की बात है। मैं श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी से प्रार्थना करती हूँ कि मंच पर उपस्थित महानुभावों का वे शाल श्रीफल देके सम्मान करें। आदरणीय डॉक्टर रानी बंग, आदरणीय शोभाताई फडणवीस जी, आदरणीय गिरीश जी गांधी, आदरणीय कमल सिंह जी, धन्यवाद। बस 2 मिनट का कार्यक्रम है, आप सब शांतिपूर्वक बैठें। आज का यह अनूठा एवं उद्देश्यपूर्ण कार्यक्रम अब अपनी समापन की ओर है और इन क्षणों में मैं सर्वप्रथम स्मरण करती हूँ उस गुरु शक्ति का जो अप्रत्यक्ष होते हुए भी हमारे अंतर्मन में प्रत्यक्ष है, अदृश्य होते हुए भी हमारी अंतर भावनाओं में दृश्य है। उस गुरु शक्ति के अनुग्रह का अनुभव होता है। मैं उस मार्गदर्शक सत्ता को प्रणाम करती हूँ। साथ ही आभार अभिव्यक्त करना चाहती हूँ हमारे मार्गदर्शक श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के, जिनकी उपस्थिति में, जिनकी तप और साधना की सिद्धि में ऐसे कार्यक्रम समाज उपयोगी बने हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ डॉक्टर रानी बंग जी का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और मार्गदर्शन कर हमें अनुग्रहित किया। मैं आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय शोभाताई फडणवीस जी का, आदरणीय डॉक्टर कमल सिंह जी का,
जिनकी उपस्थिति ने हमें उपकृत किया। वनराई के अध्यक्ष आदरणीय गिरीश गांधी जी के हम आभारी हैं, उनकी उपस्थिति के लिए, उनके सहकार्य के लिए और इस सभागृह को उपलब्ध कराने के लिए। गायत्री परिवार की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगी पत्रकार भाइयों का और मीडिया का, तथा इस संपूर्ण कार्यक्रम को आयोजित करने में हमारे गायत्री परिवार के जो कार्यकर्तागण हैं, हमारे शक्तिपीठ के कार्यकर्ता सभी का और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। उनके सभी के सहयोग से यह कार्यक्रम अतिशय उत्साहपूर्ण रीति से संपन्न हुआ। अंत में मैं आभारी हूँ मेरी सहेली डॉक्टर शैलजा देशपांडे का, जो एक स्वयं डॉक्टर है, वो मानसिक विकलांग बच्चों की संस्था चलाती है और उन्होंने अपना बहुमूल्य समय देके इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालन किया। तात्विक दृष्टि से यह समापन है सभा का, पर ऐसी विचार प्रधान सभाएं समाप्त नहीं होती, यह तो क्रांति की शुरुआत होती है। इसी शब्दों से मैं सबका धन्यवाद करती हूँ, यहाँ पे उपस्थित सभी श्रोताओं का, और शांति पाठ के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे शांति कुंज के भाइयों को। आप सब शांति से बैठे। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। यहाँ से हमारे मुख्य अतिथि यहाँ से प्रस्थान करेंगे, इसके पश्चात सभी भाई बहन यहाँ से प्रस्थान करेंगे। वहीं से हाथ जोड़ करके नमन वंदन कर लें। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय शिरोरुवाहवे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे।